नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कोसों दूर अपने क्षेत्र से कोसों दूर होने के बाद भी सामाजिक सरोकार में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और कहा जाए कि कोरोना समय में इन्होंने यहाँ नहीं बल्कि काफ़ी दूर होने के बाद भी वहाँ भी इन्होंने एक अच्छा कोरोना में सहयोग दिया लोगों को। और यहाँ भी कोरोना काल में रहते हुए वहाँ रहते हुए यहाँ भी इन्होंने अच्छा सहयोग किया। और कई हमारे पास ऐसी सूचना भी है इनके बारे में कि आर्थिक मदद में ये हमेशा अग्रणी रहते हैं और आगे रहते हैं और गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद दिलवाने में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद ये दिलवाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका नाम राजेंद्र प्रसाद मीणा है और बरनाला का रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में कर्नाटक में स्टेशन अधीक्षक के पद पर ये कार्यरत है। और मैंने कहा इनके बारे में काफ़ी सारी तारीफ़ें हम करें तो उससे पहले हम इनकी जवानी आज हम तारीफ़ नहीं करेंगे साहब, क्योंकि तारीफ़ खुद के करने से नहीं होती है, हमारे करने से नहीं होती है, खुद बोलने से होता है। और आज चारों तरफ क्षेत्र के एरिया में हमने इनका नाम सुना और हमारी भी जिज्ञासा, जी न्यूज़ पोर्टल की भी जिज्ञासा थी कि ऐसे शख्सियत को हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आए और लोगों से रूबरू करवाए। कल जैसे ही मैंने इनकी पोस्ट डाली तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया और इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी ने पूछा कि सर वो कहाँ पर पोस्टेड है, किसी ने पूछा कि सर उनसे हमारा मिलने का सौभाग्य कहाँ होगा। तो मैंने उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म बताया कि सर देखो ऐसे मिलना बहुत असंभव है, क्योंकि वो कुछ ही चंद दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ आते हैं और अपना घर को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, क्षेत्र को भी देखना पड़ता है। जो इनके जो मिलने वाले हैं, जो जिस प्रकार ये भामाशाह के रूप में काम करते हैं, तो काफ़ी लोगों की मिलने की इच्छा होती है। तो मैं आप सभी लोगों को एक मिक्सिंग करूँगा और जी न्यूज़ पोर्टल पर मेरी लाने की इनकी पूरी उम्मीद रहेगी और आप वहाँ इनको देखना और सुनना कि ये क्या कहेंगे। तो आज हमने इनको समय लिया और हमारे साथ उमटे। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे जी न्यूज़ पोर्टल को आपने समय दिया और आज हमारे बीच और दर्शकों के बीच आप बैठे हुए। सर, आपने जिस प्रकार कर्नाटक में जॉब करते हुए जो पहल की है अपने बामनार क्षेत्र के लिए और कर्नाटक के लिए भी, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो आप ये नौकरी में रहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नौकरी में हूँ, समय नहीं मिलता, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, स्टेशन अधीक्षक हो, तो काफ़ी समय की आपकी भागदौड़ रहती होगी। उसके बाद भी आप इस प्रकार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक मुद्दों पर आप लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को आर्थिक मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो किस प्रकार आप मैनेज करते हैं सर? सबसे पहले तो मैं होली के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को और जी न्यूज़ पोर्टल के सभी सदस्यों को और आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कोरोना काल में कई सारी ट्रेनें लगभग बंद हो गई थी, लेकिन गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी थी उनका संचालन जारी रहा था। तो ऐसे समय में कई सारे जो मजदूर वर्ग था वो सभी जहाँ रहते थे वहीं रह गए थे। अब उनको परिवार से सभी से उनका जाना रहता था, मजदूरी भी कोरोना काल में ख़त्म हो गई। ऐसे समय में हमने उन मजदूरों के लिए अनाज का व्यवस्था किया, उनको आर्थिक सहयोग दिया। ऐसा सहयोग देने के बाद उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए जैसे ही साधन चले थे तो पर्सनल साधन करवा के हमने उनको जैसे आंध्र प्रदेश तक उनको भेजा है ऐसे कोरोना काल में। और मेरी पोस्टिंग मैसूर डिवीज़न में है। मैसूर डिवीज़न का एक छोटा सा स्टेशन है धोनीगढ़, उसको घाट सेक्शन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है, नदी, झरने, ऐसा मनमोहक दृश्य है कि वहाँ पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे जगह पे बीच में खाली जगह था वहाँ पे हमारा स्टेशन पे, तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छा एक सुंदर गार्डन लगाया है। इस कोरोना काल में हमको टाइम भी मिल गया, क्योंकि गुड्स ट्रेन ये कंटिन्यू आता नहीं है, काफ़ी टाइम मिलता था, तो ड्यूटी देने के साथ भी हमने एक इतना अच्छा गार्डन लगाया है कि अभी DRM महोदय ने हमको उसके लिए अवार्ड दिया है। तो इसलिए हमारा जो कार्य है उसको देखते हुए हम हमारे रेलवे के जो DRM महोदय है उनको हम धन्यवाद देते हैं। और उसी दौर में हमने अपने गांव में भी एक हमारे यहाँ छोटी सी एक घटना हो गई थी। बरनाला में एक गरीब परिवार है, उसका मर्डर हो गया था। तो उसमें को देखते हुए हमने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, उसके माध्यम से हमने ये वो चलाया था अपना एक मिशन में ये कि उस गरीब बहुत उसकी जैसे आर्थिक दयनीय स्थिति है, उसका बच्चे हैं उसके, अभी कमाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे टाइम में हमने हमारे जो
28 क्षेत्र के जो लोग हैं, कई कर्मचारी गण हैं, कई सारे सदस्य हैं, तो उनके माध्यम से हमने एक मिशन चलाया और मिशन के माध्यम से सभी को जैसे बोला तो करीबन 87,000 रुपए के लगभग इकट्ठे हुए और उस परिवार को आर्थिक सहायता दी तो उससे उसको फायदा मिला। बिल्कुल सर, उस समय में मैं भी आया था इनका, हमने यहाँ से उनसे लाइव चलाई थी और जब वो आर्थिक सहायता देने के लिए गए थे मुझे भी बुलाया था और मुझे बुलाने के बाद में हमने देखा तो उसमें सर्वश्रेष्ठतम आप ही का नाम था। तो हमारी जिज्ञासा बढ़ी कि यार राजेंद्र जी कौन के सर इस तरह के है, और वो वहाँ नौकरी करने के बाद उन्होंने एक मिशन चलाया और हमें आग्रह किया, प्रेरित किया इस प्रकार की जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए और उस मदद में आपका नाम अग्रणी था। तो सर मेरा सवाल ये था कि आप नौकरी में होने के बावजूद और दूर होने के बावजूद इस तरह के मैनेज को किस प्रकार मैनेज करते हैं? काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भागदौड़ की ज़िंदगी है सर, हमें टाइम नहीं मिलता, हमें समय नहीं मिल पाता, लेकिन ये किस प्रकार आप मैनेज करते हैं? इसके लिए क्या होता है कि हमको ड्यूटी करने के साथ भी एक ग्रुप जैसा चलते हैं ना, उसके लिए हमको टाइम निकालना पड़ता है। इसमें क्या है, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो क्षेत्र के लोगों से हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप चला रखे हैं, जैसे कि हमारा बरनाला वाला ग्रुप है, ऐसे 28 परिषद का एक ग्रुप चल रहा है। तो कोई भी समस्या होती है, जैसे कोई आर्थिक रूप से पीड़ित लोग हैं, उसकी आवाज़ उठाते हैं ग्रुप में और जायज़ होती है तो हम उसमें से ईमानदार लोगों का चयन करते हैं। पहले जैसे एक कमेटी बनाते हैं उसी ग्रुप में से, जैसे अभी एक मेंबर में 200 है, 300 है, ऐसा मेंबर होते हैं, उसमें से एक बहुत अच्छे लोगों को उसमें सेलेक्ट करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो। मेन चीज़ यही होती है कि किसी भी कार्य से पहले उसमें ये देखा जाता है कि इसका पैसे की जिम्मेदारी और अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए उसमें से, ताकि उसमें कोई गड़बड़ का कोई चांस नहीं हो। आप दूर है ना, तो अभी आपको जैसे आप इधर दूर रहते हैं, लेकिन आपको पूरा क्षेत्र में ये मालूम रहता है कि इसमें से बहुत अच्छा आदमी कैसे छांटा जाए जो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कार्य। ऐसे ही जैसे राहौरी गांव है कि अपना जयपुर के पास में है, तो वो तो अपना क्षेत्र से दूर है। जैसे यहाँ को लगता है कि हाँ, क्योंकि कई सारे मिशन ऐसे भी चलते हैं जहाँ पे परिवार बहुत अच्छा होता है लेकिन मिशन चला दिया जाता है, तो उस मिशन को देखते हुए कई आदमी फिर आलोचना करेंगे आपकी कि देखिए वो इतना अच्छा परिवार है, सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने मिशन चलाया। तो जब भी कोई मिशन चलाया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा ये परिवार किस हिसाब से है, आर्थिक प्रॉब्लम से ग्रसित है नहीं है, गरीब परिवार है कि नहीं, ये देखने की जरूरत पड़ती है। ये देखने की जरूरत पड़ती है पहले। और समाज में जैसे यहाँ उठते बैठते हैं तो वहाँ के एरिया के लोगों से पूछा जाता है कि वाकई में ही इसकी स्थिति ऐसी है कि ये मदद के लायक है। जैसे किसी के कोई जमीन भी नहीं है और उसके खेती नहीं कर पाता है, ना साधन है कुछ कमाने का, तो उन लोगों को मिशन का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ तक कि रहने के लिए भी मकान नहीं है। आपने जैसे हमारे गांव में देखा, उनके पास पक्का मकान भी नहीं मिलता है, तो क्या आगे वो आने समय में उसको कोई दिक्कत ना हो। एक सर, आप इतने दूर रहते हो तो आपने कोरोना समय में एक वहाँ गार्डन भी बनाया था, उसको आपको DRM ने आपको उसको लिए पुरस्कार भी किया था। तो किस प्रकार आपने वहाँ मेहनत की और आप कर्मचारी उन्होंने भी आपकी मेहनत की होगी और कई सारे अखबारों में कई सारे चीज़ों में भी आपकी वो कटिंग भी आई थी, हमारे पास भी आई थी और हमसे मिलने का मन भी किया। तो सर अगर हम लगन से अगर कहीं भी रह के अगर इस प्रकार की कार्य करें तो हो सकता है गाँवों में भी इस तरह के वातावरण संपन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गाँव में हो सकते हैं। जैसे अभी हमारा ग्राम पंचायत रहता है, अगर हम चाहते हैं वहाँ चाहे तो, क्योंकि वहाँ पे एक वार्डन होता है, हर ग्राम पंचायत में एक वार्डन होता है और उसमें है तो लगाना चाहिए। बहुत अच्छा गार्डन भी बना सकते हैं ताकि उसको वहाँ पे लोग हर महीने मीटिंग में देखने जाते हैं, मीटिंग लेने जाते हैं, देखने जाते हैं, शामिल होते हैं, तो उसमें उनको बहुत ही अच्छा महसूस हो, फील हो, गंदगी भी नहीं करेंगे। जैसे आप पंचायत के आगे लॉन लगा दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, तो हर आदमी बीड़ी पीने वाला और तो कप वो वगैरह पंचायत के जो आगे फेंक देते हैं ना, वो गंदगी भी नहीं होगी आपके स्टेशन वातावरण में एक सुंदरता मिलेगी और सुंदरता वातावरण को भी एक सुंदरता मिलेगी। बहुत अच्छा। सर एक आपने और कमलेश जी हैं अपने बिचौज के, आपकी एक घनिष्ठ मित्रता है और आप समाज सेवा में वो भी आपकी तरह बहुत अग्रणी आगे रहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी हम दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। आपने एक मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया था और उस मैराथन दौड़ जो बरनाला से लेके बिचौज तक चली थी, काफ़ी लोगों में जिम्मेदारी तो बरनाला का मुझे ही दिया था। एक मेरे बड़े भाई साहब है प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद मीना, जो 2 साल लगे हुए हैं, तो हम दोनों ने ही यहाँ मैराथन दौड़ का बरनाला में से पूरा उसका जो कार्यभार था, जिम्मेदारी थी, वो हमने ही संभाली थी। किशन साई जी जो उस समय DG थे तत्कालीन समय में,
तो उन्होंने यहाँ से उसको हरी झंडी दिखा के स्टार्ट किया। तो कमलेश जी भी हमारे उसी टाइम से, हमको कमलेश जी की कार्यशैली बहुत पसंद आई थी। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी जिम्मेदारी, जैसे वो टी शर्ट वितरण में उनमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी भी एक 28 परिषद के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया है हमने, कमलेश जी और हम सभी ने, और हमारा क्षेत्र के सभी, ज़्यादातर उसमें कर्मचारी वर्ग है, वैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं किया हुआ है और न्यूज़ वालों को लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर उसमें नौकरी वालों को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं। तो बाहर रहते हैं तो हम लोगों को, जैसे हमारा क्षेत्र का कुछ बड़ा बड़ा समस्या होता है, अभी मेन समस्या हमारा एक राम सिंहपुरा मोड़ से और बिछो ये अपना खुर्रा माता जी के मंदिर तक की, जहां हम ये यात्रा जब दौसा तक पहुंच जाएंगे ना, अगर अच्छा रोड है, हम आशा भी करते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सब कुछ, ये सब कुछ करते हो आप, और एक जॉब में होके वो करते हो, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा क्षेत्र है, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं, पूरा राजस्थान की बात करूं, और मैं ज़्यादातर अपने क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत लंबा हो जाएगा। अपने क्षेत्र में कहीं ऐसा लगा कि आपको जागरूकता की कमी, इस कारण हमें जो पिछड़ापन है, जो समस्याओं से हम ग्रसित हैं, अगर हमें थोड़ी जागृति हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग जैसे जागरूक में क्या है, नेता लोग जागरूक रहते हैं लेकिन दबाव में भी रहते हैं। नेताओं के जैसे उनको अभी किसी बड़े अधिकारी के पास जाना है तो कई सारा आदमी दबाव में रहते हैं, उनको जवाब दिया है ना, उतना ही सुन के वो आगे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम अधिकारी और कर्मचारीगण मिलके अगर आवाज़ उठाएं कि हमारे समस्या ये समस्याएं है और ध्यान भी आकर्षित करें तो ज़रूर संभव है। और कई आदमी क्या है, सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, धरातल पे काम नहीं होता। सिर्फ मोबाइल व्हाट्सएप पे बात करेंगे लेकिन धरातल काम नहीं होता। जैसे कोई लेटर लिखना है तो लिखेंगे नहीं, और आप व्हाट्सएप में कह देंगे कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। काम तभी होगा ना जब अपने कागजी कार्रवाई चलेगी। कोई सा भी हम प्रतिनिधि से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे या हम अधिकारियों से मिलेंगे तभी काम होगा। हाँ, कई आदमी क्या है कि ये काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा? जब काम तो तभी होगा जब हमारा कागजों में चलेगा, जब हम उनको अधिकारियों को हमने ऐसा कर दिया, ऐसा बोलने से नहीं। लेकिन सर, आज की अगर आपने मुझे ये बहुत अच्छी याद दिलाई कि आज का जो समय है इसमें मौखिक से कोई काम नहीं होता, आपको लिख के ही देना पड़ेगा अगर आपको काम करवाना है तो। हाँ बिल्कुल, ये इसी में नहीं है, जैसे राजनीति में ही नहीं है, ये और डिपार्टमेंट में भी, हमारा रेलवे हो चाहे कुछ भी हो, जब तक आप मैसेज नहीं देंगे कोई भी काम नहीं होता है। लिखित में आपको हर कार्य के लिए, चाहे आपको एक नल भी ठीक कराना है तो आपको लिखित में देना चाहिए। एक आदमी फ़ोन कर देता है, बाद में मान लीजिए आप वेट करेंगे, आपको कोई अधिकारी बोल दिया है कि ये कार्य आपका 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन आप 2 महीने बाद में उस अधिकारी से जाके मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने बोला ही कब था मुझे। नहीं बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला। हमारे पास भी काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं और 10 से 15 फ़ोन तो मेरे पास आते हैं। हमारे एमडी और सीएमडी के पास तो बहुत फ़ोन आते होंगे। समस्या है, या हमारे नल की समस्या है, या हमारी बिजली की समस्या, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने संबंधित विभाग को इसके बारे में अवगत कराया तो नहीं करवाया, तो फिर मैं क्या संबंधित विभाग से बात करूँ? क्योंकि मैं अगर चैनल पर चला के संबंधित विभाग से बात करता हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि सर हमें इस बारे में कोई पता ही नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो हम कैसे इसको दुरुस्त करें? तो जनता से भी हमारा आग्रह रहेगा कि आपकी कोई समस्या, जैसे सर ने अभी बताया, तो आप पहले संबंधित विभाग को अवगत कराइए। संबंधित विभाग उसको नहीं सुन रहा है तो आप उसमें लिख के दीजिए। लिख के देने के बाद अगर नहीं सुना तो हमारे पास आइए। उनको उत्साहवर्धन करने के लिए या उनका सपोर्ट करने के लिए आप जैसे लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे, लोगों को भी आगे आना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, आना चाहिए और करना भी चाहिए। ये रक्तदान करने से क्या है, किसी को जीवन भी मिलता है। मैं भी रक्तदान किया हूँ, कई बार किया हूँ। एक रक्तदान का एक बात बताता हूँ मैं, कि हम क्या था, जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे। एक बार इधर बरनाला का ही बात है, मैं और मेरे फ्रेंड थे, तो हमने एक ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद में हम क्या था, सुबह से ऑपरेशन चला था, 4-5 घंटे बाल लगे थे उसको। बाल लगने के बाद में वो ठीक भी हो गया। फिर वो उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर का वर्क चालू कर दिया इधर, और वो बजरी से जैसे गिरता है ना ट्रैक्टर से, तो बाल में प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ इलाज कराने चले गए सडन, तो उसका इलाज करवाया, इलाज भी ठीक हो गया। फिर हम क्या किया, ऑपरेशन करवाया तो हम कमरे पर आ गए साथ में। सडन ऐसा टाइम पे क्या हुआ, अचानक ही उसको कुछ ब्लड में रात को 10 बजे को हम वहाँ पे अचानक ऐसा पोजीशन में उसको ब्लड का ज़रूरत था। आराम से कोई ऑपरेशन होता है तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं से भी ब्लड बैंक से हो जाता है, कहीं और से भी मंगा लेते हैं। लेकिन जब बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है तो कभी कभी ब्लड मिलता नहीं है।
ऐसा टाइम पे हमने क्या किया, उसी टाइम जितने फ्रेंड थे ना वो इमीडिएट उसको हमको ब्लड देना पड़ा था। तो ऐसा टाइम पे क्या था, उस टाइम बैंक में भी ब्लड नहीं था उस टाइम, तो इसलिए अपना ब्लड, तो आपको भी बोले थे कि राजेंद्र जी को भी लेके आइए और आप भी आइए, तो जो भी बनेगा सहयोग वो करेंगे। अब देखेंगे टाइम मिलेगा तो चलेंगे, ऐसा करेंगे। तो एक बात सर, ये थे राजेंद्र जी जिनसे हमने आपकी बात कराई, काफी सारी चीज है। एक इनसे मैं वो दृश्य सुनना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने सुना कि जब ये ट्रेन को, वहाँ चारों तरफ झरने हैं, पहाड़ी एरिया है और काफी गार्डन वगैरह है, चारों तरफ पहाड़ी है, उसके बीच में ये नौकरी करते हैं। तो इन्हें कहा था कि 4-5 इंजन लगा के हम ट्रेन को आगे पीछे खींचते हैं। सर वो क्या था, उस तरह से थोड़ा सा दर्शकों के, क्योंकि हम एक काल्पनिक दर्शक करेंगे कि आपको जो मनोरमा जो वो दृश्य है वो आपको कितना अच्छा लगता होगा, कितना सोहना लगता होगा, किस प्रकार की थोड़ा सा। नहीं, वो क्या है कि जैसे हमारा घाट सेक्शन के नाम से सकलेशपुर घाट सेक्शन, आप यूट्यूब में कभी भी डालिए सकलेशपुर घाट सेक्शन लिखिए, तो आपको वहाँ का जो मनमोहक दृश्य है ना, क्या वहाँ पे जैसे हमारा ये 4 स्टेशन उसके बीच में आते हैं। वो क्यों बनाए हैं स्टेशन कि वहाँ पहाड़ी जो एरिया है उस पर चढ़ाई बहुत है, जो ग्रेडेंट है वहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या है कि अपन जब मालगाड़ी आता है तो उसमें क्या है कि जैसे अपन ऊपर चढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 इंजन आगे लगाने पड़ते हैं, 2 इंजन पीछे लगाने पड़ते हैं गाड़ी में, क्योंकि लोडेड गाड़ी होती है। अगर वो 4 इंजन नहीं लगाए तो वो पीछे चले जाएगी बैक, इसलिए उनको चढ़ाने के इंजन लगा के ऊपर चढ़ाया जाता है। और वो उधर 57 टनल है, बोले तो जो से अपना गुफा होती है ना, वो ऐसा टनल है। 57 टनल के बीच में होके ब्रिज है बहुत सारे, उन ब्रिज पे होके नदी नालों को पार करके ऐसे ऐसे ब्रिज बने हुए हैं कि आप ऊपर से देखेंगे तो नीचे से दिखेगा नहीं, आपको नीचे का एरिया भी नहीं दिखेगा, इतनी पहाड़ है। बारिश भी 5 महीने के लगभग चलती है, तो वो ट्रेन ऐसे। होली का पावन पर्व है, कल से होली चालू हो जाएगा। वैसे आज से ही 2 दिन पहले से होली चालू हो जाता है। ये हमारा भारतीय संस्कृति का रंग बिरंगा त्योहार है। और भारत सरकार ने कोविड-19 की भी गाइडलाइन जारी कर दी, क्योंकि कोरोना का जो दस्तक है हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हल्का फुल्का आने लग गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को, ताकि होली भी मनाएं और कोरोना की गाइडलाइन की पालना भी करें? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों से, पहली बात तो एक होली का त्यौहार को बिल्कुल ही शांति प्रिय तरीके से मनाएं, धैर्य से मनाएं। और कई सारे लोग जैसे आंखों में फेंक देते हैं, उसके लिए कईयों की आंखें खराब हो जाती है ऐसे त्यौहार के टाइम पे। तो होली तो मनाएं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, आराम से खेले, भाईचारे से खेले। और उसमें कई सारे लोग, क्या था हमारे टाइम की बात बताता हूँ कि उस टाइम पे क्या होता था कि भी जैसे कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। प्रेम जैसे आप नहीं खेलेंगे तो भी आपको खेलना पड़ेगा। एक दृश्य मुझे आज भी याद है, मीणा हॉस्टल का। हम क्या था कि मीणा हॉस्टल में बड़े भाई साहब भी रहे थे मेरे, और हमारे अंकल जी भी रहे थे इधर ही, तो हम हॉस्टल जाते रहते थे। तो एक होली पे हम हॉस्टल गए थे, तो हॉस्टल में क्या होता था कि उसके आगे एक गड्ढा बना दिया जाता था, पूरा गड्ढा ऐसा, और उसको नल से पानी से भर देते थे। और जो होली खेलना था तो उसी में डालना था उसको उठा के, या तो आप ऑटोमेटिक उसमें गिर जाइए क्योंकि होली खेलना है, नहीं तो आपको उठा के उसमें रखेंगे ही, आपको खेलना ही है। तो उसका एक अलग ही मजा था जैसे आता था। देखो दर्शकों, मैंने बताया कि पुरानी चीज़ों की, चाहे हम कीचड़ में होली खेले या पानी में होली खेले या कपड़े फाड़ के होली खेले, लेकिन जो पुरानी जो जमाने की जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा थी, उसको हम आज भी हम याद करते हैं तो दिल से हमारी हंसी निकलती है। और आपने देखा स्टेशन मास्टर और नौकरी, इतनी बड़ी नौकरी होने के बाद भी आज शांत सवाल और कितनी हंसी, शायद मैंने बहुत कम लोगों के चेहरे पर देखी, क्योंकि नौकरी का कोई प्रेशर नहीं, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं। एक आदमी की आत्मभाव से मदद करना और अपने बच्चे का जीवन यापन करना, नौकरी करना, इनके ये लक्ष्य है। आपने देखा एक छोटे से मुलाकात में इन्होंने एक बड़ी मंद, और मुझे जो 2 दर्शक मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, राजेंद्र जी को देख रहे होंगे, उनको भी आज हंसी आ रही होगी कि आज इतने अच्छे प्यारे आदमी से हमने आपकी मुलाकात करवाई। तो चेहरे पे बिल्कुल हंसी की रौनक है। और मैं एक बात और कहूँ, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था, शायद आपने उस बात को नोटिस किया है नहीं कि, लेकिन मैंने नोटिस किया। हमारी जो भाषा है, हम क्या सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बावना क्षेत्र के लोग हैं, तो हमारी भाषा में थोड़ा एक कड़कपन है। लेकिन जब इनकी भाषा जो शैली बोली कर्नाटक, तो कहीं ना कहीं मिक्सर उसमें कर्नाटक, तो वो बोली भी मैं आपको बुला के दिखाऊंगा कि जैसे अब हम होली पे बधाई देते हैं तो कर्नाटक भाषा में ये क्या बधाई देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। सर, आपने बिल्कुल ही सही कहा
तो आने वाले समय में अब होली कल से मनाए जाएंगे, तो वो भाषा मैं भी सुनना चाहता हूँ कि कर्नाटक में वहाँ होली की बधाई किस भाषा में दे, वो भाषा है उस भाषा में दें, तो अपने दर्शकों को भी थोड़ा ऐसा उस भाषा में बधाई दीजिए ताकि हमें भी लगे कि वहाँ किस प्रकार की बोली है। न्यू बहुत इन्होंने इंग्लिश में भी मिक्सन कर दिया, और लेकिन वहाँ की भाषा भी सर बड़ा मजा आता है। तो ये थे राजेंद्र जी, सर बहुत बहुत बधाई होली के पावन पर्व पर। कल होली है, हम तो ये चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी हो, ये रंग भरी होली आपके जीवन में हमेशा खुश भरी लेके आए। और दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी हमेशा सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहिए। मैं एक बात